दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है प्रेमचंद की कहानी गिला। ये मानसरोवर किताब है, उनकी कहानियों का संग्रह है, उससे ली गई है। यूँ तो हर किसी से या किसी ना किसी से कोई ना कोई शिकवा गिला रहता है, पर शिकवे और शिकायतों का एक रिश्ता है जिसे भारतीय जनमानस में पति पत्नी का रिश्ता कहा जाता है, स्त्री पुरुष का रिश्ता कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपने हिसाब से इस कहानी को लिखा है और इस कहानी में एक स्त्री है जो अपने पति के बारे में उनका चरित्र चित्रण करती है। ज़्यादातर भारतीय मध्यम वर्ग में इसी तरह की चरित्र चित्रण होता है और शिकवे इस तरह से ही होते हैं जो प्रेमचंद लिख रहे हैं। इस कहानी में पत्नी कहती है, स्त्री का कोई नाम नहीं है और न ही पुरुष का कोई नाम है। वो स्त्री स्टार्ट करती है, कहानी कहना शुरू करती है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मुझे ऐसे पति मिल गए। कभी कोई काम कहो तो कोई काम इनसे ढंग से होता नहीं है। कोई भी चीज़ जो है उसे सही से नहीं रखते हैं, बेतरतीब रखते हैं। कभी कोई सामान कहो खरीद के लाने के लिए तो वो सामान भी सही से नहीं खरीद के लाते हैं। पता नहीं इनको बाज़ार में कहाँ से ऐसी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और वो सस्ती चीज़ें सड़ी हुई चीज़ें लेते आती हैं। शायद इन्होंने पढ़ लिया है कि ऊंचा मकान और फीका पकवान, ऊंचा दुकान और फीका पकवान, लेकिन ऐसा है नहीं। ऊंचा मकान या ऊंचा दुकान जो है वहाँ पर चीज़ें अच्छी मिलती हैं। ये घूम करके जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर ख़राब चीज़ें हों और उठा कर लेते आते हैं। अब कौन कहे, क्या करूँ मैं, कैसे कहूँ, मेरे मत्थे पड़ गए। एकदम बुद्धू, निरा बुद्धू हैं ये, इनको समझ में ही कुछ नहीं आता है। और अब एक बार की बात है, मैंने कह दिया कि चलो सुनार के यहाँ चलते हैं, मेरे लिए कुछ गहने बनवा दो। तो कहने लगे कि अरे तुम नहीं जानती हो सुनारों की प्रजाति को, सुनार बहुत ठग होते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ पढ़ा लिखा है, उसके पास चलो तुम, वो मुझसे ठगी नहीं करेगा। मैं भी कही चलो ठीक है, और चली गई उसके बाद। लेकिन उसने जो ठगा शायद किसी और सुनार ने नहीं ठगा होगा। इनके दोस्त भी तो बड़ी अजीब से हैं। ऐसे दोस्त हैं कि इन्हीं से पैसा मांगते रहते हैं और ये वहाँ से धन्ना सेठ है, इनको पैसा दे देते हैं। अपने चाहे कोई पैसा हो ना हो इनके पास, लेकिन दोस्तों की मदद ज़रूर करनी है। अपनी बात नहीं रख सकते हैं कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। और ऐसे समय में दोस्त मांगेंगे जब खुद कड़की चल रही हो तब मांग देंगे। और रिश्तेदार तो ऐसे हैं कि रिश्तेदार चले आए घर पे तो अपना कोई कपड़ा लत्ता नहीं लेकर आए, यहीं पे कपड़ा लत्ता लेकर के यहीं का कपड़ा लेना, यहीं का खाना खाना, ये भी नहीं ध्यान रखना है कि हमारा घर कैसे चल रहा है। ऐसे तो रिश्तेदार हैं इनके। मेरे घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्या बताएं। एक बार की बात है, प्रीमियम भरना था बीमा का। मैंने कह दिया कि अपने बड़े भाई साहब से मांगो। बड़े भाई साहब तहसीलदार हैं और इन्होंने तहसीलदार साहब से प्रीमियम के लिए पैसे मांगने में आजकल करते करते महीनों लगा दिए। फिर मेरे कहने पर उन्होंने बड़े भाई साहब को पत्र लिखा। पत्र क्या लिखा, मेरे बारे में ही लिखा कि ऐसे कहती है कि मांग लो। फिर अरे भाई तहसीलदार हैं, उनके पास पैसा है, गाड़ी है और खेत का भी बहुत सारा हिस्सा वो लेते हैं, तो उनसे पैसा मांगने में क्या जाता है। लेकिन नहीं, बड़े भाई से कैसे कह सकते हैं। इनमें इतनी नैतिकता कहाँ से लाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना बुद्धू मेरे ही मत्थे क्यों पड़ा था। फिर उनका पत्र आ गया। पत्र में भी क्या आया नहीं पता। जब भी मैं पूछती तो देखती हूँ कि ये बातों को टाल जाते हैं। मेरी बड़ाई आजकल खूब कर रहे हैं कि कहीं वो बड़े भाई साहब वाली बात ना निकाल दूँ। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी उनसे कहती हूँ कि अरे बड़े भाई साहब ने क्या रिप्लाई किया, आपको क्या जवाब दिया, तो चुप मार जाते हैं। मैं बहुत दिन से देख रही थी कि ये बड़ाई कर रहे हैं, मेरे मायके वालों की बड़ाई कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छे सामान ला रहे हैं, क्या बात है। लेकिन बड़े भाई साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया इनको। ऐसे तो दोस्त हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे बड़े भाई साहब हैं, ऐसे इनके भतीजे भतीजियाँ हैं, सबके लिए मरे जाते हैं।
समाज के लिए मरे जाते हैं, अपना परिवार इनको नहीं देखना है। समाज समाज करते रहते हैं, अपना परिवार चाहे किसी भी तरह रहे। मुझे तो याद ही नहीं कि इस आदमी ने कब मेरे लिए कभी साड़ी खरीदी होगी, कब मेरे लिए कोई कपड़ा खरीदा होगा। हाँ, मायके से मुझे जब मिला था तब की बात है। ऐसी बात है इनमें कि एक गलती हो तब तो बताऊं, इतने दुर्गुण है, पता नहीं मेरे हिस्से ही क्यों आ गए। अब देखो, बच्चों को भी कुछ नहीं बोलना है, बच्चे शैतान हुए जा रहे हैं। भी कल की ही बात थी कि जो बेटा है वो गया था घूमने के लिए और देर हो गई रात में। मैंने कहा कि तुम डांटते क्यों नहीं हो बच्चों को। कितनी बार कहने पर इन्होंने कहा कि अच्छा आपकी बार आने दो, अभी डांटता हूँ मैं। डंडा उठा लिया इन्होंने, डंडा उठा करके मारने चले और मैं भी परेशान हो गई कि झूठ मूठ का मैंने इनको कह दिया अब तो वो बेटा मार खा जाएगा। बेटा आ रहा है 8 बजे और ये वहाँ से आ रहे हैं 10 बजे। कहाँ खोज के रखा था। आते ही गुस्सा, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो अब तक वो आता नहीं है। थोड़ी हंसी आ रही है और जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको भी हंसी आ रही है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब वो आते हैं 10 बजे, पूछते हैं कि बेटा कहाँ है। आज उसको मैं खबर लेता हूँ। अब बच्चा बेचारा डर के मारे काँप रहा है, बेटियां भी काँप रही हैं कि अब तो पापा मारने वाले हैं। फिर पापा डंडा लेकर आए और कहाँ गए थे तुम, कहाँ गए थे। और उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा ज़्यादा रात तक मत घूमा करो, ये तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है। अब बच्चा इतने में ही सुन करके कह दिया कि हाँ पापा आगे से नहीं करूँगा, और अपने कमरे में जा कर के कूद कूद के नाचने लगा कि पापा ने तो डांटा नहीं, उससे ज़्यादा मम्मी ने डांट दिया। मैंने भी पूछ लिया कि तुमने तो कहा था डांटूंगा, खबर लूँगा उसकी, लेकिन तुमने डांटा नहीं। अब कह रहे हैं कि देखा नहीं तुमने कि कितना ज़ोर से डांटा मैंने कहा कि हाँ बहुत ज़ोर से डांट दिया तुमने। आओ तुम्हारा गला सहला दूँ, गला तुम्हारा फंस गया होगा, बहुत ज़ोर से डांट दिया। कई बार तो मेरा मन करता है कि इतना लड़ूं इनसे कि इनको समझ में आ जाए। और जब भी मैं चंडी रूप धरने की तैयारी करती हूँ, ये आदमी इतना दब्बू है कि ये दब जाता है, एकदम दब जाता है। और मैं चंडी रूप धर ही नहीं पाती हूँ। अब क्या करूँ मैं। अब जब भी मैं लड़ना चाहती हूँ ये आदमी लड़ता नहीं है। फिर क्या करूँ। मैं इनको बताती हूँ कि आप मेरे मायके चलिए, मेरे भाइयों को देखिए। कम से कम मेरे पापा आते थे जब, तो पापा के आते ही भाई एकदम कमरे में चले जाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। और आप जो हैं कुछ नहीं काटते हैं, अनुशासन का नाम ही नहीं है। और आप जाके पतंग उड़ाना सिखा रहे हैं, बच्चों को पतंग उड़ाने सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चे पतंग उड़ाओ, ऐसे पटकनी दो, ऐसे ढील दो, ऐसे खींचो। बताओ, ये कनकौवे उड़ाने की उम्र है। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा। और ऊपर से महाशय मेरे ही सामने ज्ञान झाड़ते हैं कि बच्चों को ज़्यादा नहीं डांटा करते हैं, इससे बच्चों का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, लगता है कि सारी व्यवहारिकता इन्हीं के पास है। और किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी थोड़े हो जाता है। ऐसे ऐसे ज्ञानियों को तो मैं पानी पिला दूँ। और ये निराबुद्धू अपने को ज्ञानी समझते हैं। क्या करूं, मेरी ही किस्मत ऐसी है। अब क्या बताएं, ऐसी ऐसी ज़िंदगी तबाह हो गई है। ना इनको घर में रहने का, ना खाने का, ना पीने का शुद्ध, ना सामान रखने का, ना बच्चों का पालन करने का, कुछ भी नहीं। और तो और कभी पत्नी का भी ध्यान नहीं रख पाते। छोड़ो, अब क्या करें। लेकिन अब क्या कर भी सकते हैं। अब हमारा जो मशीन है घिस घिस करके एक दूसरे में फिट हो गया है। मतलब हम उस मशीन के पुर्जे हो गए हैं जो घिस घिस करके फिट हो गए हैं। अब मैं अगर नया मशीन भी चाहूँ तो उससे भाई घर्षण तो हो गई ही, उससे नए घर्षण तो होगी, नए तरीके से घर्षण शुरू हो जाएगा। तो अब जब घर्षण हो ही गया है, मशीन फिट हो ही गई है, तो क्या करूँ। चाहे जैसे भी हों, अच्छे हैं,
और मैं इनसे अनन्य प्रेम करती हूँ, जैसे भी हों अच्छे। अब दूसरा, कई बार कई लोगों ने सलाह दिया कि दूसरा देख लो, लेकिन अब इस उम्र में देखने से क्या होगा, उससे भी तो नए तरीके से घर्षण शुरू होगा। इनसे मेरा अनन्य प्रेम है और मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है कि पत्नी अपना सारा गिला शिकवा कह देती है और ये भी कहती है कि इनसे मेरा अनन्य प्रेम है और इन्हीं के साथ में रहती हूँ। अरे अनन्य प्रेम क्या है, सारा कुछ सुन लेता है, इतना दब्बू आदमी है, सह लेता है, तो अनन्य प्रेम तो होना ही होना है। अब ये कहानी प्रेमचंद ने जिस पृष्ठभूमि में लिखी है, उस पृष्ठभूमि में ये उस समय की बात है कि जब पति को ये कहा जाता था कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बात की बात, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको नई कहानी सुनाई थी, नई कहानी में अब मैंने आपको आपका बंटी सुनाई थी, उसके बाद एक और ज़िंदगी सुनाई थी। तो नई कहानी अगर ये रहती तो नई कहानी में सीधी बात होती कि भाई देखो हमारा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग मिल नहीं रहा है, तुम दूसरे देख लो, हम दूसरा देख लेते हैं। पर पहले की कहानियाँ नैतिकता बोध और नैतिकता से जुड़ी होती थी और कहती थी कि हम किसी भी तरह से नैतिक रूप से अपने चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, मूल्य बोध से जुड़ी हुई होती थी। कहानी आज की होती, कल की होती तो वो बदल जाती। अब बात यह है कि हर किसी को सब कुछ तो मिल नहीं जाता है। कहा जाता है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं किसी को आसमान नहीं मिलता। तो कमी तो हर जगह है, आपके हर रिश्ते में कमी है, पर उस कमी को एडजस्टमेंट के द्वारा, सामंजस्य के द्वारा, समन्वय के द्वारा दूर किया जा सकता है। ऐसा प्रेमचंद की ये कहानी कहती है कि समन्वय, सामंजस्य ही सह अस्तित्व के लिए एकमात्र जरूरी आधार है। तो अब इस कहानी पर अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि हमें हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से शिकायत है। अब जिससे शिकायत रहती है हमारी, उस शिकायत में उसके सद्गुण छुप जाते हैं और सिर्फ दुर्गुण ही नज़र आते हैं। पूरा दिमाग फोकस्ड हो जाता है उसके दुर्गुणों को देखने पर और ऐसा लगता है कि हम सद्गुणों से परिपूर्ण खान हैं और सामने वाला व्यक्ति चाहे जो भी हो वो दुर्गुणों से भरा हुआ है। इन परिस्थितियों में टकराहट उत्पन्न होती है और टकराहट संबंधों के विच्छेद को ले जाती है। तो प्रेमचंद ने इस कहानी को उस हिसाब से लिखा कि संबंध को आगे बढ़ाने, सामंजस्य के साथ ले चलने के लिए कितना ज़रूरी है समन्वय करना। अगर इस कहानी से कुछ शिक्षा ली जाए और देखा जाए तो तमाम गिला रहने के बावजूद तलाक की जो संख्या बढ़ रही है वो इस कहानी को पढ़ने के बाद, जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि कमियां तो हर जगह रहती हैं। अब जैसे ये कह रही है अंतिम में कि दूसरा जो पुर्जा आएगा उससे घर्षण होगा। अब आप एक शादी अगर आपकी एक असफल होती है, एक रिश्ता असफल होता है, तो हो सकता है दूसरा भी असफल हो सकता है कि ना हो, पर उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा बनी रहेगी। जैसा कि एक और ज़िंदगी मोहन राकेश की हमने कहानी पढ़ी, उसमें हमने देखी थी कि उन्होंने अपने ज़िंदगी को बेहतर करने के चक्कर में उसको बदतर कर लिया था और फिर उन्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आने लगी थी कि पहले वाली ही ठीक थी जैसी भी थी। कहानी यही कह रही है, इनका अंतिम निचोड़ यही है कि सामंजस्य रखें, संयम रखें और सह अस्तित्व बना करके अब किसी भी संबंध को ले चल सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक जज साहब का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है, उसे आसान बनाना होता है। कुछ सहन करके, कुछ नज़रअंदाज करके नहीं, पहला दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अंतिम ये था कि बहुत कुछ नज़रअंदाज करके आप ज़िंदगी जीने को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो इस कहानी का अंतिम निचोड़ यही है। और दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक और ऐसे ही हल्की फुल्की कहानी आपके साथ ले आएंगे जिसको सुन करके आपको अच्छा महसूस होगा।